हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं समता क्लास 12th में बच्चों बायो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प कर रही हूँ आप सभी की। हम लोगों का आप सभी जानते हैं कि चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th का जो था वो कंप्लीट हो चुका है और सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ सारी परिस्थितियों पे हमने वर्णांधता, हीमोफीलिया, सारे रोगों के बारे में डिस्कस कर लिया। बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी प्रकार की समस्या होने पर आप के पास ऑप्शंस हैं। आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और उसका समाधान तुरंत ही आप पा सकते हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। वो चैप्टर है उसी जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स वाले यूनिट का ही अगला चैप्टर, जिसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति जो होती है वो उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, उसका आणविक आधार क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें आपको बेसिकली डीएनए, आरएनए, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो मतलब कैसे बनता है, क्या क्या चीजें मिल करके डीएनए का स्ट्रैंड बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके सबके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। यानी कि हम वंशागति के आणविक आधार के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और चैप्टर नंबर 6 हम आज स्टार्ट कर लेंगे। बच्चों, आप सभी देख रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का आणविक आधार। जीव विज्ञान का अगला चैप्टर शुरू हुआ है आज, और अभी तक आपको सीक्वेंस में ही यूनिट जो 5th यूनिट थी उसके सारे चैप्टर्स करा दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका 6th यूनिट का दूसरा चैप्टर हो रहा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है जिसका आपको एग्जाम में वेटेज भी अच्छा खासा है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास तौर पे जो बेसिस है इनहेरिटेंस का, यानी कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, खास तौर पे क्रोमोसोम्स जिन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं, डीएनए स्ट्रैंड कैसे बनता है, उसके सबके बारे में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले चैप्टर में आपने इनहेरिटेंस के पैटर्न्स और उस पैटर्न के जेनेटिक आधार के बारे में पढ़ा। मेंडल के समय तक वे पैटर्न जो इनहेरिटेंस के पैटर्न को रेगुलेट करते हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगले 100 वर्षों में, यानी कि अनुमानित जो जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता चल पाया है ना, मेंडल के टाइम के बाद 100 सालों के बाद आणविक आधार के बारे में जानकारी मिली थी लोगों को, है ना। तब क्या जानकारी मिली थी कि जो अधिकतर जीव में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है बच्चों, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अधिकतर जंतुओं में ये क्या होता है, ये होता है डीएनए, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। आप सभी पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। लिविंग सिस्टम में, सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए, जिसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अधिकतर प्राणियों में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है। कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, लेकिन मोस्टली आरएनए जो है वो मैसेंजर की तरह काम करता है। ठीक है, क्लियर है सभी का। आरएनए के अन्य और भी एडिशनल रोल होते हैं, जैसे ये एडॉप्टर, स्ट्रक्चरल और कुछ केसेस में कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स की तरह भी काम करता है। आप अगर न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की और किस प्रकार इनके मोनोमर यूनिट लिंक्ड होकर के न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर बनाते हैं उसके बारे में तो आप पहले पढ़ चुके हैं आप, लेकिन अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है उसका रेप्लिकेशन देखेंगे। डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जेनेटिक कोड जो प्रोटीन्स में एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस को निर्धारित करते हैं,
उसकी हम बात करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, उसकी बात करेंगे। और इनके रेगुलेशन के बिल्कुल प्रारंभिक आधार या बेस के बारे में बात करेंगे। पिछले दशक में ह्यूमन जीनोम में जो न्यूक्लियोटाइड के कंप्लीट सीक्वेंस के निर्धारण से जीनोमिक्स का मतलब शुरुआत हुई है ना। इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में आपको ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के केवल आवश्यक पहलुओं के बारे में बात की जाएगी। और अब शुरुआत हम इसकी चर्चा से करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले लिविंग सिस्टम में मिलने वाले मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल डीएनए के स्ट्रक्चर के अध्ययन से हम बात करेंगे। बच्चों, आप सभी ने जाना कि जैसे हम किसके बारे में बात करेंगे, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देंगे हम। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है बहुत सारे जीवों में, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शंस लाइक वायरसेस, जहाँ पे डीएनए की जगह पे आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मौजूद होता है। डीएनए हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए। डीएनए ही आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है, विच इन टर्न हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि दोबारा से प्रोटीन सिंथेसिस में कन्वर्ट मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये प्रोटीन्स जो हैं ये कंट्रोल करते हैं ट्रेट्स को। ट्रेट्स यानी कि लक्षणों को। किसी भी मनुष्य के लक्षण को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। लक्षणों की बात करें जैसे कि किसी भी मनुष्य के बालों का रंग ब्राउनिश, ब्लैकिश, गोल्डन, ईयर लोब्स फ्री हैं या जुड़े हुए हैं, कर्ण पल्लव जिसे कहते हैं, आंखों का रंग काला है, भूरा है, हरा है, जैतूनी है, किसी की नीली आंखें भी बहुत रेयर पर होती हैं, ग्रेइश होती हैं, है ना। तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, विल लर्न हाउ डीएनए वाज डिस्कवर्ड। आपको डीएनए की डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है बेसिकली, कि वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में कैसे डिस्कवर हुआ, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उसकी खोज कैसे हुई, एंड हाउ दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस, और किस तरह से इस पूरे प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये होती है। पिछले चैप्टर्स में आपने इनहेरिटेंस पैटर्न्स और उस पैटर्न के जेनेटिक आधार के बारे में पढ़ा था। मेंडल के टाइम तक वो फैक्टर्स जो इनहेरिटेंस के पैटर्न को रेगुलेट करते थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगले 100 वर्षों के बाद अनुमानित जो जेनेटिक मटेरियल के नेचर के बारे में पता चला, यानी कि मेंडल के खोजों के 100 साल के बाद ये पता चला कि जिसको वो फैक्टर्स शब्द बोल रहे थे, एक्चुअल में वो क्या था, जेनेटिक मटेरियल था, है ना। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए था। न्यूक्लिक एसिड आप सभी को पता है न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, और लिविंग सिस्टम में 2 तरीके के जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ज्यादातर प्राणियों में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी है। आरएनए आपका वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है ना। कोविड के टाइम में आप सभी ने इसके बारे में थोड़ा सा जाना होगा, है ना, कि वायरसेस जो आपका सजीवों की श्रेणी में भी नहीं आते हैं, उन्होंने कितना ज्यादा कोहराम मचाया। उनका जो डीएनए, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है, लेकिन जब वो किसी जीवित कोशिका में पहुंचते हैं तो उसकी मशीनरी का यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। इस चैप्टर में आपको डीएनए के स्ट्रक्चर, इसके रेप्लिकेशन के बारे में, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं उसके बारे में, जेनेटिक कोड में, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को निर्धारित करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और उसके रेगुलेशन के प्रारंभिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में भी थोड़ा सा समझाया गया है। तो शुरुआत में इस चैप्टर के लिविंग सिस्टम में मिलने वाले मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, है ना, और कैसे करेंगे उसके बारे में हम आगे समझेंगे। आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन में एक मनुष्य दिखाई दे रहा है। मनुष्य की आप सभी को पता है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सभी ने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है कि एक कोशिका होती है,
बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं, बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से अलग अलग अंग बनते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और पूरा अंग तंत्र मिलकर के एक जीव का निर्माण कर देता है। अब हम इसी प्रक्रिया को उल्टा समझेंगे, जिसमें जीव की जो बेस है उसमें हम थोड़ा डीप जाएंगे। हमने अभी तक केवल यहाँ और यहाँ पे समझा था कि मनुष्य जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन कोशिका के साथ साथ ऐसी क्या चीज है जिससे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, हमको उसके बारे में डीप इस चैप्टर में पढ़ना है। एक मनुष्य जिसका शरीर बहुसंख्य असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला सेंटर पार्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल की। ये जो न्यूक्लियस है इसको लार्ज दिखाया गया आपको, ये है आपका न्यूक्लियस जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। चूंकि हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो वहां पर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस देखा जाएगा जो एडवांस्ड है, वेल डेवलप्ड है। इसके अंदर रेड कलर के कुछ स्ट्रैंड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं और अंदर जो ब्लैक स्पॉट है वो न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये जो रेड स्ट्रैंड्स हैं ये आपका कोशिका विभाजन के समय पे क्रोमोसोम के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और ये क्रोमोसोम जो है ये डीएनए स्ट्रैंड का बना हुआ होता है। जो डीएनए है आपका 2 स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड मॉडल है ये। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड का कैसा होता है? न्यूक्लिक एसिड्स आर द बायोमोलिक्यूल्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। वंशागति की प्रक्रिया में न्यूक्लिक एसिड जो है वो बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड क्या है? जैविक अणु है। जैविक अणु है मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण जिन अणुओं से होता है उसे हम जैविक अणु कहते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ना। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस प्रक्रिया में? इनहेरिटेंस की प्रोसेस में। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिस्ट। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है बच्चों डीएनए, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, नाम जानते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरे प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए, जो सजीवों में भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम में। इसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है उसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। डीएनए हैज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स से मिलकर के बनी हुई संरचना है। इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड whose monomer unit are deoxyribonucleotide। अभी आगे आपको न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो कैसे मिलकर के बना हुआ है। लेंथ ऑफ डीएनए इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसके अंदर उतनी ही ज्यादा डीएनए की लेंथ भी होगी। आरएनए क्या है? ऑन द अदर हैंड हैज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, एक सूत्रीय संरचना है। इट इज ऑल्सो पॉलीमर हुज मोनोमर यूनिट आर राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको दिखाई भी दे रहा है जैसा कि अगर एक इस तरीके की संरचना है जहाँ पे स्ट्रैंड जो है डबल है तो ये क्या है? ये है डीएनए। अगर कोई इस तरीके की संरचना जहाँ पे स्ट्रैंड जो है वो सिंगल है तो वो क्या है? आरएनए। वो क्या है? आरएनए है। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंड है और उस पर आपका ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पूरा वो लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रैंड है वो जैसे ऊन होता है, 2 धागों को लपेट के बनाया जाता है, सेम ऐसे ही बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो भी 2 धागों से कह सकते हैं या 2 रिबन से लिपट करके बना हुआ होता है और बीच में ऐसे बॉन्ड्स जैसे आपको सीढ़ी जैसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में हम आगे बेसिकली थोड़ा सा और डीप बात करेंगे। एक्चुअल में ये जो आपको सीढ़ी जैसी संरचना दिखाई पड़ी है इसमें क्या है?
उसके बारे में भी बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह से अटैच होते हैं, कैसे ये दोनों स्ट्रैंड्स की दूरी समान बनी हुई है पूरे स्ट्रैंड में, क्यों ये ज्यादा कम नहीं हो रही, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी बेसिकली हम बात करेंगे। इसको आपको अब यहाँ से आगे आपको नोट करना है, ये सारी चीजें आपको नोट करते हुए जाना है। हिंदी में नोट करने वाले बच्चों को मैं बोलूंगी आपको हिंदी में नोट कर लेना है, और कुछ जो फॉर्मूलाज हैं वो सेम एज इट इज ही नोट करने हैं, तो उसको हिंदी में आपको मतलब देखने, जैसे केमिस्ट्री होती है तो क्या हम बात कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अब इसमें आपको थोड़ा थोड़ा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री वाली उसमें जाना पड़ेगा। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स, यानी एक न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। सबसे पहला क्या होता है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब क्या है, पेंटोज शुगर का मतलब होता है कि वहां पे 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला कंपोनेंट है बच्चों पेंटोज शुगर। तो लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड, ऊपर एक एरो देंगे और उसमें लिखेंगे पेंटोज शुगर, ठीक है। मोनोसेकेराइड विथ 5 कार्बन एटम्स, राइबोज शुगर इन आरएनए और डीऑक्सीराइबोज शुगर इन डीएनए, ठीक है। अब ये शुगर जो है पेंटोज शुगर लिखेंगे, न्यूक्लियोटाइड का पहला कंपोनेंट पेंटोज शुगर की बात हो रही है, जिसमें पहले प्रकार का शुगर है राइबोज और दूसरे प्रकार का शुगर है डीऑक्सीराइबोज, है ना। तो आप नाम को याद करें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए में पाया जाने वाला जो पेंटोज शुगर है उसको हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, है ना। क्लियर है आप सभी को। उसके बाद जो आरएनए में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम राइबोज शुगर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर जो आरएनए में प्रेजेंट होती है उसे हम राइबोज शुगर कहते हैं, ठीक है। राइबोज शुगर होती है आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है डीएनए में। अब उसका स्ट्रक्चर समझ लेंगे, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या अंतर है वो भी साथ साथ आप देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा स्ट्रक्चर है, C5H2OH, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप H और OH की बॉन्डिंग है, पॉइंट नंबर 2 पे भी H और OH की बॉन्डिंग है, यहाँ पे H और OH की बॉन्डिंग है, यहाँ पे C2H OH है, ठीक है। डीएनए में क्या देख रहे हैं आप, डीएनए में एक जगह पे, है ना, आप देखो सेम ही है, एकदम सेम है स्ट्रक्चर, पर यहाँ पे OH लगा हुआ है राइबोज में और यहाँ पे OH मिसिंग है, यहाँ पे केवल H है। तो अंतर जो है वो पॉइंट नंबर 2, लोकेशन नंबर 2 पे है। अंतर कहाँ है, लोकेशन नंबर 2 पे, जहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH लगा हुआ है राइबोज में और डीऑक्सीराइबोज में OH मिसिंग है, यानी कि H तो है O मिसिंग है। क्या चीज है, H तो प्रेजेंट है पर O मिसिंग है। तो इसका आप सभी इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर में मोनोसेकेराइड्स जो 5 कार्बन एटम से मिलकर के बने हुए हैं। राइबोज शुगर आपका आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर आपका किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। तो इसको सभी बच्चे इस फॉर्मूला को सभी बच्चे लिखेंगे। अंतर किस पॉइंट पे आ रहा है वो भी आप समझेंगे और इस फॉर्मूला को आप बना लेंगे, ऐसे सर्कल टाइप का कर देंगे ताकि आपको ध्यान रहे कि यही अंतर है पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर में, यही केवल एक अंतर है और सब देखें आप सामान्य है, एक जैसा है, केवल
एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का अंतर है, एक जगह पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक जगह पे OH लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। पहले इसको ही नोट करेंगे, नाइट्रोजनस बेस भी होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ सभी बच्चों का क्लियर है। इसमें DNA में डीऑक्सीराइबोज टाइप की पेंटोज शुगर पाई जाती है और RNA में राइबोज टाइप ऑफ पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। मोनोसैकेराइड होता है जिसमें 5 कार्बन के अणु पाए जाते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया? राइबोज शुगर के बाद बच्चों हम बात करेंगे जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड होता है ना, तो सबसे पहली चीज क्या मौजूद होती है? राइबोज शुगर, है ना। 2 प्रकार की राइबोज शुगर होती है, उसके बारे में हमने बात कर ली। 2 प्रकार की पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं और सेकेंड नंबर पे जो OH और H का फर्क होता है। जो डीऑक्सीराइबोज है उसमें ऑक्सीजन मिसिंग है और जो राइबोज है उसमें OH प्रेजेंट है। ठीक है, यही अंतर है। अब उस वाले स्लाइड से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजनस बेस, यानी नाइट्रोजन वाला आधार है। अब ये कैसा है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आपका कार्बनिक कंपाउंड है जो आपको लग रहा होगा कि ये मैम बायो में केमिस्ट्री ला रही हैं, लेकिन बच्चों हमारा पूरा शरीर है ना, जो हमारा शरीर है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी, वो केमिकल से ही मिलके बना हुआ है। अब इसमें आप एक बार मतलब एक क्वेश्चन जैसे आता है, आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। सभी बच्चों ने बायो ली है, जो भी इस क्लास में बैठे हैं सभी बच्चे 12th के, तो एक ऐसे सामान्य सा प्रश्न है जो एक आपके कॉमन सेंस को चेक करेगा। हम जब कभी बीमार होते हैं तो हम 3 प्रकार की दवाइयां खाते हैं। वो आयुर्वेदिक होती हैं, एलोपैथिक होती हैं और होम्योपैथिक होती हैं। क्यों सडन बीमारी में या किसी मतलब ज्यादा परेशानी में अंग्रेजी दवाई, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी दवाई, क्विक असर, क्विक रिस्पॉन्स कैसे करती है? क्योंकि अंग्रेजी दवाई केमिकल्स से बनी हुई है और हमारा जो शरीर है वो भी किससे बना हुआ है? केमिकल्स से ही बना हुआ है। अब वो आप DNA स्ट्रैंड को देख करके समझ, DNA स्ट्रैंड का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो अब उसमें देख रहे हैं कितनी सारी केमिस्ट्री आ गई। तो मतलब केमिकल के केमिकल पे सीधा और तुरंत प्रभाव होता है। पहला पार्ट जो न्यूक्लियोटाइड का पाया जाता है वो है पेंटोज शुगर, जो 2 प्रकार की होती है, जिसके बारे में हमने बात कर ली। दूसरा आपको दूसरी चीज के बारे में बताया जाएगा, वो है बच्चों नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस आधार के बारे में बात करेंगे, जो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विथ प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस। नाइट्रोजनस बेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे कंपाउंड के बारे में बात हो रही है जो नाइट्रोजन जिसमें प्रेजेंट है और वो कैसा है? बेसिक है, यानी एसिडिक नहीं है, विद प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। उसका जो आधार है वो कैसा है? बेसिक है, यानी कि pH लेवल जो है उसका वो कैसा है? अम्लीय नहीं है। pH लेवल कैसा है? अम्लीय नहीं है। pH स्केल के बारे में सभी बच्चे जानते हैं कि pH लेवल में 7, 8, 9 pH जिनका होता है, 2, 3, 4 pH होता है ना। तो pH जब कम होता है तो क्या होता है? एसिडिक। जब ज्यादा होता है तो बेसिक। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, इनको सभी आप सभी केवल ये स्लाइड का नोट करेंगे। नाइट्रोजनस बेस 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पिरिमिडिन्स। कैसा होता है? पहला होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पिरिमिडिन्स। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्यूरिन्स के बारे में। हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? प्यूरिन्स के बारे में बात करेंगे।
हम किसके बारे में बात करेंगे? प्यूरिन्स के बारे में। आप इसको सबको आपको धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तभी याद रहेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी भूल जाएगा। प्यूरिन्स जो हैं वो 9 मेंबर्ड रिंग है। कितनी है? 9 मेंबर्ड रिंग है। एग्जाम्पल्स है इसके आपका एडेनिन और गुआनिन। यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉन्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? 9 मेंबर्ड रिंग है। 2 नाम है इसके, एडेनिन और गुआनिन। स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। गुआनिन का स्ट्रक्चर कैसा है और एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको जब आप देख करके बनाएंगे तो उस समय पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। एक जगह पे NH2 अटैच्ड है, नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है आपका 1 2 3 4 5 जगह पे नाइट्रोजन मौजूद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी नाइट्रोजन मौजूद है, गुआनिन में भी 5 जगह पे यहाँ पे भी नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन एक जगह पे NH प्रेजेंट है, सेम यहाँ पे भी NH प्रेजेंट है। एडेनिन और गुआनिन में अंतर भी देखेंगे साथ साथ। इस वाले पॉइंट पे आप देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्या है? N2H भी अटैच्ड है, यहाँ पे NH अटैच्ड है और इस तरह से एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर है। तो इसको आप बना लेंगे। अभी तक आपने डीएनए के 2 चीजों के बारे में पढ़ लिया। पहला है पेंटोज शुगर और दूसरा है आपका नाइट्रोजनस बेस। बच्चों, आज की क्लास में आपने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति का आणविक आधार, उसके बारे में हमने बात करी। हमें इसमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली पढ़ना है, डिस्कवरी पढ़नी है डीएनए की, और क्यों डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ का दर्जा दिया गया उसके बारे में बात करनी है। तो ये हम अगले सेशंस में धीरे धीरे करके करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिन लगे ये, तो बहुत स्लो चल के बहुत इजीली आपको जो स्लाइड्स पे डायग्राम्स दिखाए जाते हैं, जो आपको लिखने के लिए बोला जाता है, उसको आप जरूर लिखें, नोट करें, और इसको आप नोट्स की तरह भी बना सकते हैं। समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर मुश्किल चीज भी आसान लगने लगेगी। आज की क्लास में इतना ही। आपने डीएनए के 2 चीजों के बारे में पढ़ लिया, पेंटोज शुगर के बारे में जो 2 प्रकार की होती है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, और आपने नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन्स के बारे में जाना जो 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।